Good morning, student. This is your teacher Balram Pal, and you are studying Social Science class 9th. And today's topic is Socialism and the Russian Revolutions. समाजवाद और रूस की क्रांति। पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, उसके बारे में हमने पढ़ा, जाना कि वो किस स्थिति में हुई। आज हम पढ़ेंगे कि उस क्रांति के बाद समाज में और यूरोप में कुछ परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण है सोशलिज्म, यानी समाजवाद। समाजवाद की अवधारणा क्या है? समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, किस प्रकार की विचारधारा है, और रूस में उस विचारधारा के फलस्वरूप जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है द एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब है कि सामाजिक बदलाव का युग। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में समाजवाद का उदय हुआ और उस समाजवाद को क्या कहा गया? द एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब सामाजिक बदलाव का युग। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात किया। मतलब क्या है कि फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राजनीतिक कई प्रकार के परिवर्तन हुए, जिनमें से एक परिवर्तन है समाजवाद का। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई थी। पहले जो राजतंत्र था, राजतंत्र को फ्रांस में डिमोलाइज किया गया और उसके बाद एक नई चर्चा का जन्म हुआ कि आखिरकार अब राजनीतिक जो सत्ता है वो राज परिवार के में रहेगी या फिर जनता का अधिकार यानी लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार ये जो फ्रांस की क्रांति थे उसने यूरोप में लोकतंत्र और समाजवाद के जो बीज है वो बोए थे, और इसमें एक था समाजवाद। क्योंकि इस पहले हमने पढ़ा कि जो फ्रांस में एक वर्ग था, उसमें 3 प्रकार के थे कि जो चर्च से संबंधित लोग थे, पादरी, इनको कुलीन वर्ग कहा जाता था। दूसरा वर्ग था मध्यम वर्ग, और फिर जो सबसे निम्न श्रेणी का वर्ग था उसमें किसान, मजदूर वगैरह व्यापारी थे, जिनके अधिकार सीमित थे, जिनको कर भी ज़्यादा देना पड़ता था। उसके बाद जो समाज था वो आपका 3 भागों में बढ़ गया, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी, रेडिकल्स मतलब जो इस प्रकार के मतलब जो है कि सुविधावादी जो होते हैं, कंजर्वेटिव जो का मतलब है पुरातन रूढ़िवादी, वो जो किसी भी प्रकार के बदलाव और परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स का मतलब है उदारवादी, ऐसे राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोग जो ये मानते थे कि राजनीतिक सत्ता जो है वो जनता के हाथ में होना चाहिए और उसमें राजतंत्र का भी अपना एक विशेष स्थान होना चाहिए। ये मानव के उन तमाम मानव अधिकारों के की बात करते थे, उनके रखरखाव की बात करते थे, जिसमें इस प्रकार का समाज बने जिसमें सभी के अधिकार सुरक्षित हों, राजतंत्र का भी अपना सम्मान रखा जाए और जनता को भी उनके अधिकार दिए जाएं। और ये लोग समाज में परिवर्तन चाहते थे, समाज के परिवर्तन की ये लोग इच्छा रखते थे और उसके समर्थक भी थे। इसके बाद बात आती है अपनी रेडिकल ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि किसी भी प्रकार के सामंतवाद और जो जमींदारी जागीरदारी जैसी प्रथाएं वहाँ पर थीं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, पूंजीपति लोग, उनके हाथ में किसी भी प्रकार की सत्ता ना दी जाए। वो बिल्कुल उस प्रकार के बदलाव के वो पक्षधर थे कि सारी सत्ता जनता के हाथ में आ जाए। मतलब ये जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है वर्तमान का, ये उसी प्रकार के व्यक्ति थे कि जो किसी भी प्रकार से निरंकुश और सामंतवाद की जो व्यवस्था थी उसके ये लोग विरुद्ध थे। तीसरा जो है कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, ये इस प्रकार के लोग थे जो किसी भी
प्रकार का जो समाज में या जो राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव था उसके बिल्कुल वो विरोधी थे। वो चाहते थे कि राजतंत्र बना रहे, जो व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। ये थे आपके कंजर्वेटिव। इसके बाद इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या हुआ इसका परिणाम? इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज। मतलब क्या है? सामाजिक औद्योगिक सामाजिक बदलाव। औद्योगिक समाज और सामाजिक जो है आपका परिवर्तन था। इसमें क्या था कि जब इस प्रकार की क्रांति हुई तो थोड़ा सा जब समय बीता तो फिर राजतंत्र के बाद, राजतंत्र का जब विनाश हो गया तो समाज एक प्रकार की उथल पुथल की व्यवस्था में था। फिर क्या हुआ कि जब समाज में थोड़ा सा बदलाव हुआ तो फिर बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू हो गए। बड़े बड़े पूंजीपति जिनके पास पूंजी थी उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारखाने जो है लगाए। उन कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता थी। वो कारखाने लगने से पहले ज़्यादातर लोग क्या करते थे? खेती की और किसानी पर जो लोग निर्भर थे, अब महिलाओं ने, बच्चों ने और पुरुषों ने कारखानों का रुख कर लिया। जब कारखाने में लोग जाएंगे तो उनको पढ़े लिखे और स्किल्ड यानी निपुण व्यक्तियों की जो है आवश्यकता पड़ी। तब फिर सोचा गया कि सभी लोगों के लिए विद्यालय खोले जाएं, लोगों के लिए शिक्षा और उनको अधिकारों, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से शिक्षित होगा, है ना, निपुण होगा, तभी वो कारखानों में अच्छा कार्य करने लायक बनता है। तब फिर जो है जो छोटा तबका था, निचला तबका था, उन लोगों को अधिकार देने की बात कही गई, उन लोगों को शिक्षा देने की बात की गई। लेकिन इसका एक दुखद पहलू ये भी था कि अगर बाज़ार में किसी भी चीज़ की यदि डिमांड कम हो जाए तो ऐसे में फिर क्या है, बेरोजगारी बढ़ती थी। फैक्ट्रियाँ ने उत्पादन बंद कर देती थी तो लोग बेरोजगार भी होते थे, जबकि खेती किसानी में ऐसा नहीं होता है। वो एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसे में क्योंकि खेती में कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है, जब इस प्रकार की व्यवस्था लाई गई तो लोगों में क्या हुआ, बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिली। उसके बाद क्या है कि लगभग जो सभी उद्योग थे वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में थे। सरकार का या फिर राजा का वहाँ उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन इसलिए क्या हुआ कि जो कारखानों के जो मालिक थे वो चाहते थे कि मजदूर स्वस्थ हों, मजबूत हों और शिक्षित हों। तो इसका लाभ जो है निचले तबके को मिला। उसके बाद है फिर द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में समाजवाद का आगमन। यूरोप जो एक महाद्वीप है उसमें, जहाँ पर फ्रांस भी है, वहाँ पर रशिया भी है, वहाँ पर क्या है, समाजवाद। आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में, समाजवादी लोग, है ना, समाजवादी राजनीतिक विचारधारा। समाजवाद क्या है? समाजवाद का मतलब है कि ये जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, सरकार है, आपने देखा होगा कि इनके बड़े बड़े कारखाने हैं, उद्योग हैं। समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता रहेगी तो समाज का विकास होना संभव नहीं है। मतलब क्या है, समाजवादी लोगों ने उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी दी। समाजवादी का अर्थ क्या होता है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी कि वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को बढ़ावा देने के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि सभी लोगों के सहयोग से कोई उद्योग लगे, सभी लोगों के सहयोग से कोई उद्योग लगे जिस पर सरकार का भी नियंत्रण हो, पूंजीपतियों का भी नियंत्रण हो और मजदूर, कामगार, जनता का भी नियंत्रण हो। किसी एक व्यक्ति की सत्ता या पूंजीपति उस पर, जैसे आपने कहा एक व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई अपनी, उस पर उसका मालिकाना हक है, तो वो चाहे तो किसी को कितनी मजदूरी दे, किसी को भी लगाए, किसी को भी हटाए, चाहे जैसा काम ले, 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम ले। तो इस प्रकार की जो है भेदभाव और दमनकारी नीति ना अपनाएं, पूंजीपति लोग गरीब मजदूरों का शोषण ना करने पाए, इसलिए समाजवादियों ने एक इस प्रकार की अवधारणा के बारे में सोचा। क्योंकि वो मानते थे कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है, वह उनके बारे में
गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। मतलब क्या है कि जो लोग फैक्ट्री लगाते हैं वो उस फैक्ट्री से बहुत और ज़्यादा धन कमाते हैं, लेकिन जो उस धन को कमाने के लिए मेहनत करता है मजदूर, वो उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के वो लोग विरोधी थे। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम, मतलब एक ग्रुप में कोई उद्योग लगाया जाए जिसमें जनता और सरकार और पूंजीपति यानी बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारियों का भी एक सामूहिक एक वेंचर बने, और उसमें बताया गया कि इसमें पूंजीपतियों के लिए भी लाभ है और जनता का भी इसमें विकास होगा। वह यह भी मानते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। मतलब वो चाहते थे कि सरकार जो है वो किसानों की मदद करे और एक बहुत बड़ा समूह बनाए, उस समूह में सब लोग खेती करें जिससे कि देश का विकास हो और खाद्यान्न की कमी ना होने पाए। फ्रांस लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीपति उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, मतलब सामाजिक जो उद्योगों को बढ़ावा दे। ठीक है ना। इसके बाद आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, मतलब समाजवाद को समर्थन, समाजवाद के लिए समर्थन। सन 1870 आते आते यूरोप में समाजवादी विचारधारा को लगभग सभी यूरोपीय देशों में जो है वो समर्थन मिला। चाहे वो जर्मनी हो, वहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। रशिया में जो है समाजवाद के बाद एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ, और भारत में भी इन बदलावों को देखते हुए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने जो है नए विचार और नई क्रांति का उन्होंने भारत में भी सूत्रपात किया। इस प्रकार यूरोप में सभी जगह जो है समाजवादी विचारधारा को अंगीकार करने वाले और इसका समर्थन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। अब रहा आपका रशियन रेवोल्यूशंस, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने नोट्स बनाएं और जो भी आपको डाउट्स हों वो आप विद्यालय आकर हमसे पूछें।